साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि हमने अभी अपने पिछले लेक्चर में हमने वैक्सीन को कवर किया था, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इम्यूनोलॉजी पार्ट को भी कवर किया था। तो जैसा कि हमने डिटेल में आपको पता है, हमने सेल सिग्नलिंग चैप्टर को कवर किया है, जो कि आप यहाँ पे पीछे लेक्चर्स में मेरे देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को नया जॉइन किया है, उसके अलावा हम शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ भी कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, सेक्शन बी में या इम्पोर्टेंट होते हैं, उस टॉपिक को भी हम कवर कर रहे हैं और ख़ास तौर से हमारा फ़ोकस अभी अपकमिंग एग्ज़ाम आईसीएमआर जेआरएफ को लेकर है। तो उसी श्रृंखला में अब हम यहाँ पे जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है इम्यूनोलॉजी। तो अब हम यहाँ पे इम्यूनोलॉजी को डिटेल में कवर करेंगे। तो जैसा कि ये भी एक शॉर्ट लेक्चर है, जहाँ पे हम केवल अभी बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इम्यूनोलॉजी में जो क्या होता है कि बेसिकली 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती हैं हमारी बॉडी में, ये आपको क्लियर ही है। तो इसकी सबसे पहले तो आपको इसमें क्लासिफ़िकेशन याद रखना है। तो जैसे कि जो हमारी पहली इम्यूनिटी होती है, उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम इनबॉर्न है, क्योंकि ये बाय बर्थ होता है। और दूसरी क्या होती है, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, ये कोई एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है, ये सभी टाइप के पैथोजन के खिलाफ अप्लाई होती है। इसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसको हम एडाप्टिव बोलते हैं, क्योंकि हम जब किसी वायरस से या किसी भी रोग से ग्रसित होते हैं, उसके बाद जो इम्यूनिटी हमको मिलती है, वो हम एडॉप्ट करते हैं, समझ रहे हैं? या हम एक्वायर करते हैं। इसलिए हम इसको एडॉप्टिव, एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, तो आप उसी के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी जनरेट होगी, राइट? तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं, अब हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जिनको हम एनाटॉमिकल बैरियर भी बोलते हैं। मतलब आपकी जो स्किन पर होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है? हेयर इन द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो होते हैं, ये फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। मतलब अगर कोई भी आपका जो आपके जो इन्फेक्शियस पार्टिकल आते हैं, वो यहाँ पे ही अगर छोटे लेवल के हैं, तो उनको यहीं पर ही समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी आती है, उसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो कि पीएच से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर होते हैं, या कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं बॉडी में। तो इस क्लास में जो आपके आते हैं, वो टीयर होता है, जैसे कि आपको पता है। टीयर में लाइसोजाइम होते हैं, आपके सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, और यहीं पर ही सलाइवा का जैसे ही नाम याद आया, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अलावा भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम स्टार्ट किए हैं, और हमें ऐसे ही आपको रिकॉल भी करना होगा। जैसे कि अगर आपको जैसे ही सलाइवा का आ जाता है नाम, तो आपको ये याद आना चाहिए कि इसका पीएच क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने इसको बता रखा है, ठीक है? आप जाके उसको रिकॉल कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता ही है कि सलाइवा के लिए जो एक एंजाइम इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? मतलब एक एलिमेंट ज़रूरी होता है, वो क्लोरीन होता है, ठीक है? इसके अलावा सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? और इसका पीएच क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है? इसके बाद लाइसोजाइम हो गए, वैक्स हो जाते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिक पीएच, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई आपके इन्फेक्शियस पार्टिकल बॉडी में जाते हैं, तो आपके चूँकि गैस्ट्रिक का जो पीएच होता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका पीएच होता है, वो वहाँ पर क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच होता है, जो कि आपको पता ही है कि जहाँ पे पेप्सिन एंजाइम जो होता है, वो 1.3 पीएच पे काम करता है, ठीक है? तो इस पीएच कंडीशन में क्या होगा, ये बहुत ही एसिडिक कंडीशन है, जिससे जो भी आपके छोटे लेवल के पार्टिकल्स होंगे या इन्फेक्शियस सब्सटेंस होंगे, वो वहीं पर ही किल कर दिए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे हमारी इम्यूनिटी काम करती है, ठीक है? इसके बाद जो आपका थर्ड बैरियर होता है, वो साइटोकाइन बैरियर होते हैं, इन्वॉल्व नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं, दैट आर सिक्रीटेड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। जो आपकी सेल्स होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं, जो कि हमने बेसिकली इस पार्ट को भी हमने इंटरफेरॉन में कवर किया था, वहीं पर जिक्र है, जैसे इंटरफेरॉन्स जो कि सिक्रीटेड ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है? तो ये हम याद रखेंगे। मतलब इसमें होता क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है, जो इंटरफेरॉन का मैंने अपने लेक्चर्स में बता भी रखा है, कि जो सेल्स इन्फेक्शन होती हैं, वो कुछ केमिकल रिलीज़ करती हैं, ठीक है? वो केमिकल रिलीज़ करती हैं, हालाँकि ये केमिकल ये खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, बट जो इसके सराउंडिंग में सेल्स हैं, वो इनको क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, ताकि ये फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक है? और आप इसके लिए
मेरे इंटरफेरॉन के वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये स्टोरी जो होती है वो इंटरफेरॉन की होती है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुछ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि फ़ैगोसिटिक सेल्स होती हैं और ये फ़ैगोसिटिक सेल्स सीधे-सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके मैक्रोफेज आते हैं, इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स भी होती हैं, ठीक है? इसके अलावा नेचुरल किलर सेल, ये आपकी फ़ैगोसिटिक सेल्स के अंदर आती हैं, जिनको आपको नाम याद रखेंगे जो कि सीधा ही फ़ैगोसाइट कर देती हैं, ठीक है? हैव द इन्वेडिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब हम यहाँ पे थोड़ी-सा ज़िक्र अब हम यहाँ पे एंटीबॉडी का करेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि आपको कुछ भी जो 99% चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं या एंटीबॉडी होती हैं, वो क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती हैं, ठीक है? और लिंक कैसा होता है यहाँ पे? डाइसल्फ़ाइड लिंकेज होता है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें 2 हेवी चेन होती हैं, हेवी का मतलब होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, यहाँ पे 440 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 2 लाइट चेन होती हैं जहाँ पे कम अमाइनो एसिड्स होते हैं। ईच लाइट एंड हेवी चेन्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन होते हैं, ये भी हम आगे इसको समझेंगे। ठीक है, वेरिएबल रीजन पे क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके वेरिएबल रीजन पर ही एंटीजन जो के बाइंड करता है और कांस्टेंट रीजन जो होते हैं वो बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं लाइक द आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एडहेरेंस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो होता है आपको फर्दर मैं आगे समझाऊंगा बट अभी आप केवल इसको याद रखिए और ये केवल एक इसमें हर एक शब्द में बहुत ज़्यादा स्टोरी है बट अभी हम उसको उतना कवर नहीं कर रहे बस ये आपके लिए एक पहला लेक्चर है जो कि आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करते हैं बाइंडिंग टू द सेल सरफेस रिसेप्टर्स का कार्य करते हैं इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट रीजन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल रीजन या कांस्टेंट रीजन किसकी वजह से एंटीबॉडी की क्लास निर्धारित होती है तो कांस्टेंट रीजन की वजह से एंटीबॉडी की क्लास निर्धारित होती है जो कि 5 डिफरेंट क्लासेस होती हैं GMDE सबकी अपनी-अपनी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी जो होता है वो वाई शेप्ड होता है, ठीक है? और ये जो होती हैं ये गामा ग्लोबुलिन क्लास में आती हैं। तो आपको यहाँ पे मैं ये भी बताते चल रहा हूँ कि जैसे ही ये आपसे आया तो आपको ये भी सिस्टम में याद आ जाना चाहिए कि वाई स्ट्रक्चर जैसे ये कहा गया ना कि वाई स्ट्रक्चर जो है ये एंटीबॉडी का है। इसके अलावा वाई क्या-क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपका जो टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है बायोलॉजी में, वो उसका सिंबल क्या होता है? वाई होता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को रिकॉल करनी होगी, ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे गामा ग्लोबुलिन की बात की गई है, तो जो कि आप पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपके प्रोटीन्स होते हैं, उसमें आपका एल्बुमिन होता है, ये वहाँ से स्टोरी आती है। एल्बुमिन, इसके अलावा गामा ग्लोबुलिन होती हैं, ठीक है? ग्लोबुलिन्स होती हैं, ठीक है? ग्लोबुलिन्स जो होती हैं, इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा ये 3 फैमिली होती हैं, बट जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, वो क्या होती हैं? गामा ग्लोबुलिन होती हैं, ठीक है? और तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इतना बातें आपको पता चल गया कांस्टेंट रीजन जो होती हैं लाइट चेन इज डिजाइनेटेड एज कांस्टेंट लाइट चेन वेयर द कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन जो होती हैं उसमें 3 सब यूनिट्स होती हैं CH1 एंड CH3 इसको हम बाद में समझेंगे इसके अलावा स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीजन बाइंडिंग साइट डिटरमाइंड बाय द हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं जहाँ पे एंटीजन बाइंड करते हैं उसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो क्या होती है हाइपर वेरिएबल रीजन पाए जाते हैं ठीक है ये क्या होता है हम इसको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे बट अभी हमको जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जाननी है जैसे कि कुछ सारे ही एंटीबॉडी की आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बेसिकली आपको एक टर्म एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी तो सबसे पहली बात ये है कि आप इस तरीके से लिखिएगा गम दे ये वर्ड आप याद रख लीजिएगा और इस तरीके से आप सिंबल बना लीजिएगा ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी में एंटीबॉडी होती है वो जी होती है, ये अप्रॉक्स 75 टू 80% होता है, ठीक है? तो सभी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, बाकी भी परसेंटेज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन इस तरीके से आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो होती है वो आईजीजी होती है, ठीक है? इसके अलावा इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आईजीजी जो होती है वो मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है, ये प्लेसेंटा से क्रॉस करके जाती है। इसके अलावा आईजीजी क्या कार्य करता है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी जो होती है वो मैक्सिमम
हाफ लाइफ जिस एंटीबॉडी की होती है वो आईजीजी होता है। इसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? और ऑप्सोनाइज़ेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है? ये प्रोसेस जो होती है मतलब जब एंटीबॉडी किसी को एंटीजन को किल करती है तो वहाँ पे बहुत सारे एंटीबॉडी का एक टैग लग जाता है उसके सब्सटेंस पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइज़ेशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है आईजीए। तो आईजीए जो होता है वो हेवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, जो कि क्लोस्टोरम में पाया जाता है, मतलब जो इनिशियल मिल्क सिक्रीशन होता है वहाँ पे होता है, और इसके अलावा जितने भी आपके सिक्रीटरी ये सब्सटेंस होते हैं उसमें आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है? सिक्रीटरी सब्सटेंस में आपका आईजीए एंटीबॉडी होता है, जैसे कि यहाँ पे क्लोस्टोरम हो गया। इसके अलावा वेजाइना फ्लूइड में भी आपको आईजीए एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है? वेजाइनल सिक्रीशन में भी आईजीए होता है। इसके अलावा टीयर्स वगैरह में भी आईजीए होता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। इसके बाद आईजीएम जो होता है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, और यही जो होता है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आईजीएम के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईजीएम के बारे में आपको जो याद रखना है, ये जो होता है ये आपका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? पेंटामेरिक होता है, सबसे पहली एंटीबॉडी जो जनरेट होती है वो आईजीएम बनती है, ठीक है? तो इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टी है जो हम इसको देख लेंगे, ठीक है? अब जो यहाँ पे फर्दर चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, जो अभी हम लाइट चेन और हैवी चेन की बात कर रहे थे, तो ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, 2 हैवी चेन है आपको दिख रही है, 2 लाइट चेन है। ऊपर जो वेरिएबल रीजन है यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पर कैसे कहाँ पर आएँगी, हाइपर वेरिएबल रीजन यहाँ पे होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहीं पर हाइपर वेरिएबल रीजन्स होती हैं जिसमें वो बाइंड करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इतनी जो रीजन्स होती हैं, ये यहाँ पे कांस्टेंट रीजन्स होते हैं, ठीक है? जो कि एंटीबॉडी की क्लास को निर्धारित करते हैं, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे अभी ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद आप अभी के लिए मैं यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, ठीक है? बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई भी स कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और बाकी हम इसके और भी पार्ट्स को कवर करेंगे, बट हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा है, और आप उसको रिकॉल करिएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे सलाइवा वगैरह के बारे में बताया, फिजियोलॉजिकल बैरियर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इम्यूनिटी की। इसके अलावा हमने गामा ग्लोबुलिन के बारे में जाना, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज़ों को आप याद रखेंगे और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? बाकी हम इसके एक-एक पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है? और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।